कहानी एक ऐसे राजकुमारी जलपरी की जो कि अपना सब कुछ एक इंसान के ऊपर लुटा देती है। वो इंसान भी जलपरी से प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने लगता है वो जलपरी को भूलने लग जाता है, जिस वजह से जलपरी को श्राप लग जाता है और धीरे धीरे जलपरी मौत के मुंह में जाने लगती है। सो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चले हम ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी कहानी की मेन लीड चियान को, जो कि इस समय एक्वेरियम के अंदर होती है और कहती है कि दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है और लोग उससे रियल में नहीं मानते हैं। जैसे कि मैं जलपरी हूँ, लेकिन मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। तभी वो सामने से आते हुए अपने हस्बैंड आशेंग और अपने बेटे आन को आते हुए देखती है और कहती है कि ये दोनों तो कहीं पे जाने वाले थे, लेकिन ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वो सोचती है कि शायद ये दोनों मुझे सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि आज ही उसी ने अपने हस्बैंड के पॉकेट में एक प्यारा सा नेकलेस देखा था और साथ ही आज ही उसकी मैरिज की 8th एनिवर्सरी है, इसलिए शायद उसके बेटे और उसके हस्बैंड उसे छुप कर सरप्राइज देने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए जलपरी भी डिसाइड करती है कि ये भी अपनी आइडेंटिटी अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को बता देगी। लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरी महिला आ जाती है, जिसके साथ जलपरी का बेटा और उसके हस्बैंड काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और वो उसे काफी ज्यादा क्लोज भी होते हैं। तभी जलपरी देखती है कि वो दूसरी महिला उसके बच्चे और उसके हस्बैंड को किस कर रही है। ये देखकर तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और वो उस दूसरी महिला को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि वो वहाँ से चले जाते हैं। जलपरी जब अपने प्यार को देखती है कि उसका प्यार उसे धोखा दे रहा है, तब उसका दिल तो टूटता ही है, साथ ही उसे श्राप भी लग जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जलपरी जिस पर्सन से प्यार करती है, अगर वो पर्सन उसे धोखा दे दे तो जलपरी को श्राप लग जाता है। आगे हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जलपरी को पानी के अंदर देखते हैं। जलपरी अपनी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन अचानक वो किसी को पानी में डूबते हुए देखती है। ये देखकर उसे इच्छा होती है कि वो इंसान की जान बचाए, लेकिन उसके गले में जो जादुई नेकलेस होता है वो उसे आगाह करता है कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पानी से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जलपरी डूबते हुए इंसान को देखती है और अपनी चेतावनी के बारे में भूल जाती है और वो इंसान को बचाने के लिए पानी के ऊपर चली जाती है। जलपरी उस इंसान को बचाने के लिए अपने हजारों साल की शक्तियां कुर्बान कर देती है और उस इंसान को बचाने के बाद पानी से बाहर लाती है। वो इंसान सैंग होता है। जलपरी ने जब पहली बार इंसान को देखा था तब वो उसके तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी थी, जिस वजह से वो उसके साथ रहने के लिए बहाने ढूंढने लगती है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों के बिना वापस पानी की दुनिया में नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो सैन के साथ रहने लगती है और सैन उसे सारी इंसानी दुनिया की सभी चीजें सिखाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा नादान है। अब धीरे धीरे ये दोनों काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिस वजह से जलपरी धीरे धीरे सैंग की तरफ अट्रैक्ट होती है, फिर धीरे धीरे उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगती है। और एक रात जब सैंग भी ड्रंक होता है, तब वो नशे की हालत में जलपरी को ये कह देता है कि वो भी उससे प्यार करता है। इसके बाद इन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ता है और उसी रात की वजह से इनका एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। वेल, इनकी कहानी ये मोड़ कैसे ले लेती है, इसके लिए तो हमें पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। जलपरी का जब दिल टूटता है तब वो बहुत ही ज्यादा रोती है, उसके आंसू मोतियों में बदल रहे होते हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी भी बदल रही होती है। धीरे धीरे उसकी मछली वाली स्किन भी सामने आ रही होती है। ये देखकर जलपरी समझ जाती है कि उसे श्राप लग गया है। वो अपने श्राप के बारे में बताती है और कहती है कि अगर कोई जलपरी किसी इंसान से प्यार करती है और वो इंसान उसे धोखा दे दे तो उस जलपरी को श्राप लग जाता है। श्राप की वजह से वो इंसानी रूप में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती है, उसे 7 दिनों के अंदर वापस समुद्र में जाना होगा, नहीं तो वो मर सकती है। और यही चेतावनी जलपरी का जादुई नेकलेस भी दे रहा होता है, जो कि उसके पूर्वजों से कनेक्टेड होता है। जैसे वो लड़के की इमोशन के बारे में जानते हैं, वो जलपरी को वापस उसकी दुनिया में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपनी दुनिया में नहीं जाती हो और इसके बारे में तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो इंसानों की दुनिया में कोहराम मचा सकता है। ये सुनने के बाद भी जलपरी वापस अपनी दुनिया में जाने का डिसीजन ले लेती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे से प्यार होता है और वो अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहती थी। इसीलिए वो अपने बेटे को देखने के लिए जाती है, क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे भी होता है। लेकिन जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए अपने बेटे के पास आती है, वो देखती है कि उसका बेटा उसका हस्बैंड एक दूसरी महिला के साथ होते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे ही जलपरी उस दूसरी महिला का चेहरा देखती है, उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है। उसे वो समय याद आता है जब उसने अपने हस्बैंड की चीजों को सही से रखने की कोशिश की थी और तभी उसे ये तस्वीर मिली थी। वो तस्वीर को देख ही रही होती है, तभी तेजी से उसका हस्बैंड आता है और फोटो को उसके हाथ से छीन लेता है, जिस वजह से जलपरी नीचे गिर जाती है। लेकिन वो जलपरी की फिक्र किए बिना बस उस तस्वीर को देखे जा रहा होता है। ये देखकर जलपरी उससे पूछती भी है कि ये तस्वीर किसकी है। तब उसका हस्बैंड उससे बताता है कि ये सिर्फ उसकी फ्रेंड है, जो कि इसकी बिहेवियर से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। अब यहाँ पे आने के बाद जलपरी जब उनकी बातें सुनती है, तब उसे ये पता चलता है कि इस दूसरी महिला का नाम योना है और इस समय ये सैंग की पर्सनल असिस्टेंट है। जलपरी ये सारी चीजें देख ही रही होती है, तभी उसका दिल फिर से टूट जाता है जब वो अपने हस्बैंड को देखती है कि जिस नेकलेस को उसने अपना समझा था वो नेकलेस वो योना को दे रहा है। ये देखकर तो जलपरी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को भी योना पसंद है और वो चाहता है कि आगे चलकर योना उसकी माँ बने, तब तो उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो इनकी बातें सुनती है और उसे ये पता चलता है कि उसका बेटा योना को इसलिए पसंद करता है क्योंकि योना उसके बेटे को हर वो चीज करने
देती है जो वो चाहता है। लेकिन जलपरी अपने बच्चे को काफी सारी एक्टिविटी करने से रोकती थी, साथ ही उसे काफी सारी चीजें खाने से भी रोकती थी क्योंकि उसे कई सारी चीजों से एलर्जी थी क्योंकि वो एक जल पुरुष था। लेकिन आन को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो जलपरी से नफरत करने लगता है। वहीं वो यूना को पसंद भी कर रहा होता है। ये सब देख कर तो उसे बुरा लग ही रहा होता है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को एक बार कॉल करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके सामने ही उसके फोन को कट कर देता है। ये देखकर यूना उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हें कॉल कर रही है, तुम्हें उसका फोन रिसीव कर लेना चाहिए। ये सुनकर हस्बैंड कहता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट कोई भी बात नहीं होगा, वो बस घर के काम किया करती है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे इतने अच्छे मौके पे ऐसी बात करके मूड खराब मत करो, हमें खाना खाना चाहिए। ऐसे कहने के बाद वो तीनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इन तीनों को दूर से देखकर जलपरी का दिल टूट रहा होता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का ख्याल कर रही होती है। और तभी उस नेकलेस से आवाज आती है कि तुम्हें वापस समुद्र में चला जाना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगी। जलपरी कहती है कि मैं अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ के कैसे चली जाऊं। तभी नेकलेस से आवाज आता है कि नहीं जाओगी तो तुम धीरे धीरे मरने लगोगी। और तभी उसके हाथों से उसकी जो मछली वाली स्किन होती है वो दिखाई देने लगती है, जिस वजह से उसकी तबीयत और भी खराब होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जलपरी अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती है तभी उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तभी उसका हस्बैंड आता है और उसे संभालते हुए से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब वो झूठ बोलती है और कहती है कि कल रात में अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, शायद इसी वजह से मैं अच्छी तरीके से सोई नहीं हूँ। ये सुनकर तो हस्बैंड कल रात की बातें छुपाने लगता है और कहता है कि कल हम दोनों कहीं पे गए हुए थे, कोई जरूरी काम था इसीलिए। लेकिन तभी उसका बेटा गलती से ये कह देता है कि कल ये दोनों यूना के साथ थे। ये सुनकर हस्बैंड अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है कि कल ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम था, इसलिए मैं अपने असिस्टेंट के साथ था और लेट हो गया था, इसलिए हम लोग कल रात घर पे नहीं आए थे। इसके बाद वो जलपरी से कहता है कि क्या तुम आज के लिए आन को स्कूल भेज सकती हो, मुझे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुनकर बच्चा जिद करने लगता है कि वो डैड के साथ ही स्कूल जाएगा क्योंकि उसकी मॉम उसे हमेशा कंट्रोल करती है। ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जिस बच्चे से वो इतना ज्यादा प्यार करती है वो उसके साथ ही नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इसे तुम ही लेकर जाओ। इसके बाद हस्बैंड जाने वाला होता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुककर जलपरी को एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने कितने बुरे दिन देखे हैं, मुझे उन बुरे दिन के बारे में सोचकर भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि उस समय तुम मेरे साथ थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूँ और तुम्हें इस बार हर वो चीज ला कर दूं जो तुम चाहती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे एक कार्ड देता है और अपने बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब जलपरी का दिल उसके हस्बैंड की तरफ से पूरी तरीके से टूट गया होता है, इसलिए वो उस कार्ड को पानी में फेंककर वापस से अपने घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर देती है और अपने बेटे के लिए एक एलर्जी बुक बनाती है जिसमें वो सारी चीजें लिखी होती है कि उसके बेटे को किस चीज से एलर्जी है। तभी जलपरी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और उसकी मछली वाली स्किन सामने आती है। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो जलपरी बनने वाली है, इसलिए वो अपने आप को कुछ और समय तक इंसान बने रहने के लिए वो पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद उसे इस बार काफी तकलीफ हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ और समय अपने बच्चे के साथ बिताने के लिए ये सारी चीजें सह रही होती है। तभी उसके फोन पे मैसेज के साथ कुछ वीडियोस भी आते हैं। वीडियोस के अंदर उसका हस्बैंड होता है और उसकी असिस्टेंट यूना होती है और उसका बेटा आन भी होता है। ये तीनों मिलकर वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहे होते हैं और तीनों ही एक अच्छी फैमिली की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। और जब जलपरी देखती है कि उसका हस्बैंड यूना के साथ काफी क्लोज है तब उसका दिल फिर से टूट जाता है। दूसरी तरफ हम जलपरी और उसके बेटे को देखते हैं। यहाँ पे उसका बेटा काफी सारी चीजें खा लिया होता है जिस वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है, लेकिन इसके बारे में सैंग को पता नहीं होता है और वो यूना के साथ होता है। यहाँ पे यूना उसके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से बादल गरजता है जिसकी आवाज सुनकर सैंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस मौसम में मेरी वाइफ को गरजते हुए बादल से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए जाने लगता है, लेकिन यूना उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, आखिर तुम मुझे भूल कैसे गए। एक्चुअली मैं यूना इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले वो यहाँ से चली गई थी और जब वो वापस आई तब उसने देखा कि सैंग किसी और लड़की के साथ है, इसीलिए यूना को उस लड़की से जेलसी होने लगती है और वो सैंग को वापस हासिल करने की कोशिश करने लगती है, जिसके लिए वो उसके क्लोज जाने के लिए उसकी कंपनी में असिस्टेंट के रूप में उसके पास आती है, साथ ही उसके बेटे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाती है। फिर सैंग और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में वो दूरियां पैदा करती है और उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। और एक बार जब सैंग नशे में होता है तब वो उसका फायदा भी उठाती है और उसके बाद वो उसके सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लाती है और बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और चाहती है कि वो उसके साथ शादी कर ले। ये सुनकर तो पहले सैंग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यूना से कहता है कि मैं इस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। बस इसी बात का तो फायदा यूना उठाती है और वो उसके क्लोज आने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना
चाहती हूँ कि तुम अपने वाइफ के साथ जिस जगह पे शादी करने वाले हो मैं भी तुम्हारे साथ उसी जगह पे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सैंग गुस्सा करता है, लेकिन यूना अपनी चालाकी से उसे हैंडल कर लेती है और कहती है कि माना कि तुम अपनी वाइफ से प्यार करती हो लेकिन मुझे भी छोड़ नहीं सकती हो, और मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ तुम अपनी वाइफ से शादी करो, उससे एक दिन पहले मैं तुमसे शादी कर लूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती हूँ और न ही तुम्हारे रिलेशन को खराब करना चाहती हूँ, मैं बस अपने बच्चे को तुम्हारा नाम देना चाहती हूँ। ऐसे कहते हुए वो उसे अपने बातों में फंसा लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इधर जलपरी को बादलों की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो अकेले रात में काफी ज्यादा डर रही होती है। कुछ समय के बाद उसके बेटा और उसका हस्बैंड दोनों ही घर पे आते हैं। सैंग जब अपनी वाइफ को इस तरीके से दिखता है वो उसे संभालते हुए उसके पास आता है, लेकिन तभी अचानक से उसके बेटे की तबीयत खराब होने लगती है और उसे एलर्जी होने लगता है। ये देखकर सैंग अपने बेटे की जान बचाने के लिए एलर्जी की दवा लाने लगता है, लेकिन जैसे जलपरी देखती है कि उसके बच्चे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, वो बिना समय गवाए टेबल पे रखे हुए ग्लास को तोड़ देती है और कटे हुए पीस से अपने हाथ पे कट लगा देती है और फिर वो अपने हाथ से बह रहे ब्लड को अपने बेटे के मुंह में डाल देती है, जो कि एक हीलिंग पावर की तरह काम कर रहा होता है, जिस वजह से उसके बेटे की एलर्जी ठीक हो जाती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन वो सैंग पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि इतना समय हो गया लेकिन आज भी तुम्हें अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे बच्चे को किस चीज से एलर्जी होती है। लेकिन जैसे बच्चा ठीक होता है वो अपनी माँ को ही धक्का मार देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपने माँ के साथ बदतमीजी से पेश आता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जलपरी को भी गुस्सा आता है और वो सैन पे अपना गुस्सा निकालने लगती है। तब सैन उसे शांत करता है और कहता है कि वो छोटा है इसलिए वो कुछ भी कभी भी बोल देता है। जलपरी कहती है कि क्या हो एक दिन मैं अचानक से गायब हो जाऊं, क्या तुम दोनों अपना ख्याल रख सकती हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा सकती हो, और वैसे भी तुमने बताया कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो आखिर तुम मुझे छोड़ के कहाँ और क्यों जाओगी। ऐसा कहते हुए वो उसे सीने से लगा लेता है। फिर वो अपने पास से अपना फोन निकालता है और एक रिंग का डिजाइन दिखाता है और कहता है कि तुम्हें याद है वो नीलम जो तुमने मुझे दिया था जब मेरी कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम सैंग को देखते हैं जिसकी कंपनी डूब रही होती है, इसलिए वो काफी वॉरिड होता है। जलपरी से सैंग की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा रोती है और अपने आंसू को मोती में बदल देती है। फिर वो अपने स्कल को नीलम में बदलती है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो अपने दर्द के बारे में फिक्र ना करते हुए वो सारी चीजें लाकर सैंग को दे देती है और कहती है कि तुम अपनी कंपनी में मुसीबत आई है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए तुम इसका यूज कर सकती हो। ये देखकर सैंग को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद जलपरी सैंग से कहती है कि क्या तुमने उस समय इन सारी चीजों को नहीं बेचा था। ये सुनकर वो कहता है कि उस समय मेरी कंपनी डूब रही थी, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी वो चीजें मैं बेच नहीं सका क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी किसी भी चीज को इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं दिख सकता हूँ। देखो मैं इस नीलम को एक रिंग में बदलने जा रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है। ये देखकर तो जलपरी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसका प्यार वापस लौट कर आ रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे किसी का कॉल आता है और वो बात करने लगता है। तभी जलपरी के पास योना मैसेज करती है और कहती है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड सिर्फ मेरी एक कॉल से मेरे बुलाने पे मेरे पास आ जाता है। तभी सैंग उसके पास आता है और कहता है कि ऑफिस में मुझे काम है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है। अब जलपरी का दिल फिर से टूट जाता है और अपने दर्द को सहते हुए सो जाती है। अगली सुबह जैसे वो जागती है बगल में उसका हस्बैंड होता है जो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। ये देखकर सैंग को ऐसा लगता है कि कल रात की वजह से वो उस पर गुस्सा है, इसलिए वो उसे एक्सप्लेन करता है और कहता है कि कल रात बहुत ही ज्यादा काम था इसलिए मैं घर वापस नहीं आया। लेकिन जैसे वो दरवाजा ओपन करती है सामने यूना होती है जो कि हाथ में फाइल लेकर सैंग के पास आती है और कहती है कल रात काम करने की वजह से आप बहुत ही ज्यादा थक गए थे, इसलिए फाइल को आप वहीं पे छोड़ा है। फिर वो जलपरी की तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है। ये देखकर जलपरी उससे पूछती है कि तुम आखिर हंस क्यों रही हो। तब यूना कहती है कि बॉस हमेशा कहते रहते हैं कि उनकी वाइफ मेरी जैसे दिखती है, आज मैंने उन्हें देख भी लिया कि वो कैसे दिखती है। वैसे क्या तुम जानती हो मैं भी एक लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, हम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं उस लड़के से शादी करूं, इसलिए उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया और मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे दूरी पसंद नहीं थी, इसलिए वो समुद्र में कूदकर अपनी जान देने के लिए चला गया। लेकिन भाग्य से वो बच गया और किसी और से शादी कर ली। मुझे बहुत ही ज्यादा जलन होती है कि मेरा प्यार किसी और के साथ है, लेकिन मैं क्या करूं। कुछ लोगों को किसी और की चीजों को छीनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरे बॉयफ्रेंड के पास आज भी मेरी एक तस्वीर है जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता है। जैसे ये बात वो कहती है जलपरी को एक फ्लैशबैक आता है और उसे याद आता है कि सैंग के पास भी एक यूना की तस्वीर है, मतलब कि यूना सैंग के बारे में ही बात कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जलपरी कुछ भी नहीं कहती है। तभी भागते हुए उसका बेटा उसके पास आता है और इस बार वो काफी अच्छे तरीके से अपनी माँ के साथ बिहेव कर रहा होता है। ये देखकर यूना उसे अपने पास खींचती है और उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बार पता नहीं वो यूना के साथ जाना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ स्कूल जाना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। ये सुनकर यूना को ऐसा लगता है कि शायद वो जलपरी से नीचे हो रही है, इसलिए वो आन को अपनी तरफ खींचती है और बहाना बनाते हुए उसे अपने साथ स्कूल
स्कूल लेकर जाने लगती है। जलपरी अपने बेटे को जाते हुए देखती है और उसे फिर से एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से आन अपने माँ के पास वापस आता है और जो कुछ भी किया था उसके लिए वो सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। तब जलपरी उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाती है, इनफैक्ट वो उसे एक अच्छा सा स्टोरी भी सुनाती है। ये देखकर आन को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ उसके साथ कितनी अच्छी तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जब वो कहानी के एंड को सुनता है तब उसे एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप इस कहानी की एंडिंग की तरह मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जलपरी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो उसे कहानी सुनाती है और उसे सुला देती है। जब वो सो जाता है तब उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो अपने बेटे के साथ रह नहीं सकती है, इसलिए वो काफी ज्यादा रोती है। उसके आंसू मोतियों में बदलने लगते हैं। वो सभी मोतियों को इकट्ठा करके रख देती है और इसके बाद वो अपने ब्लड से एक नेकलेस बनाती है, जिसे वो अपने बेटे की सेफ्टी के लिए उसे पहना देती है। तभी उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और नेकलेस उसे चेतावनी देने लगती है कि उसे समुद्र में वापस चले जाना चाहिए। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वापस चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले वो अपनी आइडेंटिटी, साथ ही वो अपने बेटे की आइडेंटिटी सब कुछ बताकर जाएगी। जब अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पे उसके पास सैंग आता है। वो कल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो अपने असिस्टेंट के साथ क्यों था, लेकिन जलपरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। वो उसे एक बुक देती है और बताने लगती है कि उसके बच्चे को किस किस चीज से एलर्जी है। ये देखकर तो सैंग को डर लगने लगता है कि कहीं जलपरी से छोड़ ना दे, इसलिए वो उसे पूछता भी है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। जलपरी उसे कुछ नहीं कहती है, बस वो अपने बच्चे के बारे में बता रही होती है। उसने काफी सारी पैकिंग की होती है, वो सभी को दिखाती है और कहती है कि इसे मेरे बच्चे को दे देना जब उसका बर्थडे आए। तो ऐसे ही जलपरी काफी सारी चीजें बता रही होती है, जिसे सुनकर तो सैंग की हालत खराब हो रही होती है। वो उसे समझाता है, उसे रोकता है और कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके बारे में मुझे बताओ, इस तरीके से तुम मुझे डराओ मत। लेकिन तभी उसके पास योना का कॉल आ जाता है। कॉल को देखते ही वो जलपरी के बारे में भूल जाता है और उससे बात करने के बाद वहाँ से चले जाता है। ये देखने के बाद जलपरी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और उसकी हालत फिर से खराब हो रही होती है। तभी उसी के पास किसी का मैसेज आता है। जब वो फोन को देखती है तो वो योना का मैसेज होता है। जब वो उसे ऑन करती है तब सामने से योना उसे बात करने लगती है और उसे अपनी वेडिंग ड्रेस के बारे में बताने लगती है और बताती है कि इसे तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे ने पसंद किया है, क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली है। वैसे तुम दूल्हे के बारे में जानना नहीं चाहोगी, वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि आज मैं कहाँ पे शादी करने वाली हूँ। ऐसे कहने के बाद वो उस जगह को भी दिखाने लगती है जहाँ पे जलपरी ने शादी की थी। इन सारी चीजों को देखकर तो जलपरी को तकलीफ हो रही होती है, लेकिन जैसे योना अपनी रिंग को दिखाती है जिसे देखकर जलपरी का दिल टूट जाता है। वो उसी का नीलम होता है जिसे सैंग ने वादा किया था कि वो उसके लिए एक अच्छी सी रिंग बनाकर देगा, लेकिन अब वो उसके हाथ में थी। ये देखकर तो जलपरी को बड़ा ही बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो योना के सामने ऐसा दिखाती नहीं है। उल्टा वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि इस रिंग में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे दूसरों की चीजों को अपने पास रखना पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए वो फोन को कट कर देती है, जिस वजह से योना को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि देखो मैं तुमसे क्या क्या छीनती हूँ, मैंने तुम्हारे रिंग को तुमसे छीना है ना, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे, हर एक चीज को तुमसे छीन लूंगी। अब शाम में जलपरी की हालत खराब हो रही होती है और इस समय उसके हाथों पे काफी सारे मछली के स्कल दिखाई दे रहे होते हैं, जिस वजह से जलपरी को जलन और तकलीफ भी हो रही होती है। तभी उसका बच्चा उसके पास आता है। ये देखकर वो अपने बच्चे को काफी खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी आइडेंटिटी अपने बच्चे को बताएगी। लेकिन जैसे वो आइडेंटिटी बताने वाली होती है तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है और वो अपने बेटे के साथ योना के साथ शादी में जाने की बात करता है और कहता है कि मुझे वहाँ से इन्विटेशन आया है इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि असल में उसकी शादी उसके साथ हो रही है, जो कि जलपरी को इसके बारे में पता ही होता है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं है। और इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं। इतनी सदा खराब हो जाती है और उसके पास समय भी नहीं होते हैं। अब उसके पास कुछ घंटे ही बचे होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वापस समुद्र में लौट जाएगी। दूसरी तरफ हम जलपरी के भाई को देखते हैं, जो कि समुद्र में रहकर अपनी बहन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ कांटेक्ट कर ही नहीं पाता है। वो चाहे कितने भी अपनी मैसेज का यूज कर ले, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से उसे अपनी बहन के लिए चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी बहन को कुछ हो ना गया हो, इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो भी इंसानों की दुनिया में जाएगा। अगले सीन में हम जलपरी को देखते हैं, जो कि पूरे तरीके से रेडी होने के बाद समुद्र में जा रही होती है, लेकिन तभी वो पास में हो रही शादी को देखने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसी ने सैन के साथ वहीं पे शादी किया था। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है तब वो सैन को योना के साथ शादी करते हुए देखती है। वो देखती है कि इनकी एक कंप्लीट फैमिली दिखाई दे रही है, जिस वजह से जलपरी की जो थोड़ी सी प्यार सैन के लिए होती है वो भी खत्म हो जाती है। वो जब इन तीनों को साथ में देखती है तब उसका दिल ऐसे टूटता है कि वो दोबारा इनके बारे में सोचती नहीं है और वो समुद्र की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसका बेटा उसे जाते हुए देख लेता है और वो भी उसके तरफ भागता है। ये देखकर सैंग भी अपने बेटा का पीछा करता है और यूना उसे रोकती है और इस चक्कर में वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर जलपरी धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ रही होती है और बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। उसके रोते हुए आंसू मोतियों में बदल रहे होते हैं। धीरे धीरे जैसे वो एक चट्टान पे पहुंचती है तभी उसका बेटा और उसके हस्बैंड आ जाते हैं, जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो पुरानी बातों को याद करते हुए मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती है और अलविदा कहते हुए पानी में कूद जाती है। जलपरी को ऐसे पानी में कूदते हुए देखकर उसका बेटा और उसके हस्बैंड दोनों ही उसके लिए काफी ज्यादा वॉरिड हो रहे होते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी आसपास के लोग आते हैं और उनकी मदद करने के लिए पानी में कुछ स्विमर्स को भेजते हैं। काफी सारे स्विमर्स जाते हैं, लेकिन
लेकिन उन्हें जलपरी नहीं मिलती है, इसलिए वो वापस खाली हाथ आ जाते हैं और वापस आने के बाद सैंग को बताते हैं कि वो उसकी वाइफ को ढूंढ नहीं पाए। ये देखकर उनका बेटा काफी ज्यादा गुस्सा करता है और अपने डैड को भला बुरा कहने लगता है। ये देखकर सैंग का असिस्टेंट छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर जाने लगता है और सैंग अपनी पत्नी का वहीं पे इंतजार करता है। याद करते करते वो वहीं पे सो जाता है। जब आधी रात हो जाती है तब उसे होश आता है। जब वो उठता है तब वो फिर से अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी सैंग को पानी में बनती हुई कुछ अलग सी रोशनी दिखाई देती है और तभी हम पानी के अंदर देखते हैं जहाँ पे हम जलपरी को डूबते हुए देखते हैं। तभी सही समय पे उसका भाई आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो उसे ठीक करने के लिए पानी से बाहर लेकर आता है क्योंकि जलपरी इसमें बेहोश थी। जैसे ही सैंग जलपरी को बाहर आते हुए देखता है वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जलपरी के भाई की जो सुरक्षा कवच होती है वो उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वो जलपरी को बाहर लेकर आता है और एक जगह पे लेटा देता है। सैंग जब अपनी वाइफ को सही सलामत लेकिन उसके हाथ में उसकी माँ की सड़ती हुई स्किन आने लगती है, जिसे देखकर सैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसके बारे में वो जलपरी के भाई से पूछता है। अब जलपरी का भाई बताता है कि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है और उसकी स्किन भी सड़ना स्टार्ट कर देती है। ये सुनकर वो डर जाता है और भागते हुए किचन में जाता है और किचन में जितनी भी मछली होती हैं वो उन्हें बाहर निकालता है और उसके स्कल को चाकू की मदद से बाहर लाता है और उसे लाने के बाद जलपरी के ऊपर रखने लगता है और कहता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ये देखकर वो कहता है कि ये जलपरी को धोखा दे दे तब वो जलपरी दोबारा इंसान नहीं बन सकती है। इसके अलावा उस जलपरी को समय रहते वापस समुद्र में जाना होगा, नहीं तो उसके शरीर धीरे धीरे जलने लगेगा। ये सुनकर सैंग कहता है कि जब वो पानी में वापस चली गई है तो वो ठीक क्यों नहीं हुई है। ये सुनकर भाई कहता है कि इससे जुड़ी अभी भी कोई खास चीज इंसानों की दुनिया में है और उसके बिना वो अपनी दुनिया में नहीं जा सकती है और उनके अंदर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस अपनी दुनिया में नहीं जाती है तो वो ऐसे भी मर जाएगी। ऐसा कहते हुए वो आसमान में कुछ मैजिक करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन की खास चीज कहाँ पे है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है। तब सैन अपने असिस्टेंट के पास कॉल करते हुए अपनी कार को मंगाता है, लेकिन भाई अपने एक इयररिंग को एक सुपर कार में बदल देता है और सैंग को वहाँ पे अकेला छोड़कर अपनी बहन के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सैंग अपने घर पे वापस जाता है तब वो जलपरी को और उसके भाई को वहीं पे देखता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि उसके वाइफ की जो खास चीज है उसके घर पे ही है। तभी यहाँ पे जलपरी का बेटा भी हंस आता है और अपनी माँ को इस तरीके से देखकर वो भी उसे जगाने की कोशिश करता है। उसके हाथ में उसकी माँ की सड़ती हुई स्किन आने लगती है, जिसे देखकर सैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसके बारे में वो जलपरी के भाई से पूछता है। अब जलपरी का भाई बताता है कि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है और स्किन भी सड़ना स्टार्ट कर देती है। ये सुनकर वो डर जाता है और वे किचन में जाता है और किचन में जितनी भी मछली होती है वो उन्हें बाहर निकालता है और उसके स्कल को चाकू की मदद से बाहर लाता है और उसे लाने के बाद जलपरी के ऊपर रखने लगता है और कहता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ये देखकर वो कहता है कि ये आम सी मछली है, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है। ऐसा कहने के बाद वो देखता है कि अचानक से जलपरी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी है और चारों तरफ से उसकी स्किन सड़ना स्टार्ट कर दी है और वो भी बहुत ही तेजी से। ये देखकर वो अपनी बहन की जान बचाने के लिए बिना एक सेकंड गवाए वो अपनी शक्तियों की कुर्बानी करने सेक्रीफाइस करते हुए वो अपनी आधी से भी ज्यादा शक्तियां जलपरी के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से जलपरी थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें करने से वो खुद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसके सभी बाल सफेद पड़ जाते हैं। सैन ये देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तब वो बताता है कि उसने अपने हजारों साल की शक्तियों को अपनी बहन को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। ये सब देखकर सैन उससे पूछता है कि क्या जलपरी ठीक हो गई है। तब उसका भाई उससे कहता है कि नहीं, मैंने उसे एक दिन दिया है ताकि मैं उसे अच्छी तरीके से ठीक कर सकूं, लेकिन उतने समय में मैं उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं करता हूं तो वो सच में मुझे छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। ये सुनकर सैन कहता है कि उसे बचाने के लिए और हमें क्या करना होगा। ये सुनकर वो उसे कहता है सबसे पहले उसकी सबसे कीमती चीज उसके पास लानी होगी, जो कि उसके आंसू हैं। वैसे तो जलपरी के आंसू मोतियों में बदल जाते हैं, लेकिन जब जलपरी श्रापित हो जाती है तब उसकी मोतियां उसके लिए बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। अगर वो अपने सभी मोतियों को वापस नहीं लेती है तो वो ठीक नहीं होगी, वो मर जाएगी। ये सुनकर वो कहता है कि हम उसे याद आ गया और फिर वो मोतियों को हासिल करने के लिए अपने कमरे में जाता है, जहाँ पे उसे मोतियां मिल जाती हैं। जब वो उन मोतियों में से एक मोती को टच करता है तब उसे कुछ फ्लैशबैक आता है। वो जलपरी की यादों को देख पा रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि किस तरीके से जलपरी ने अपनी जान की फिक्र किए बिना उसकी जान बचाई थी। उसकी यादों में उसका भाई भी होता है। इसके बाद ये दोनों कुछ और यादों को भी देखते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि सैन और जलपरी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इन सारी चीजों को याद करते हुए सैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। फिर सभी मोतियां मिलकर राजकुमारी की तरफ आने लगती हैं और धीरे धीरे राजकुमारी के जख्म ठीक होने लगते हैं, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी पे बहुत सारे जख्म होते हैं। ये देखकर सैन कहता है कि अब मेरे पास और मोतियां नहीं हैं। जलपरी का भाई कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी भी इसके पास काफी सारे जख्म हैं, मतलब कि और भी मोतियां होंगी। तभी भागते हुए जलपरी का बेटा आता है, जिसके
पास भी मोतियां होती हैं, वो मोतियों को देता है और कहता है कि मॉम ने मेरे लिए भी मोतियां छोड़ी थी। फिर वो भी जैसे मोतियों को छूता है उसे भी कई सारे चीजें दिखाई देने लगती हैं। जैसे उसे पता चलता है कि किस तरीके से जब वो पेट में था तब जलपरी ने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइस किए थे, और जब वो एलर्जी से मर रहा था तब जलपरी ने अपनी फिक्र किए बिना अपने हाथों में कट लगा दिया था सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन इसके बारे में आन को पता नहीं था और वो उल्टा अपने माँ पे ही गुस्सा कर रहा था। ये सारी बातें याद करने के बाद इसे भी काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। फिर इसकी भी सभी मोतियां जलपरी के पास वापस आ जाती हैं और इसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तभी उसके भाई की नजर उसकी गर्दन पे जाती है, जहाँ पे वो देखता है कि जलपरी की बॉडी से उसका नीलम गायब है। इसीलिए वो उसके बारे में सैन से पूछता है और पूछता है कि बताओ मेरी बहन का नीलम कहाँ है। ये सुनकर वो कहता है कि उसने मुझे नीलम भी दिया था लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया। फिर तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी पत्नी के लिए उस नीलम को एक अंगूठी में बदल दिया था। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो अपनी वाइफ के लिए अंगूठी को देख रहा होता है तभी वहाँ पे अचानक से यूना आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद सैंग ने इस अंगूठी को उसके लिए बनाया था, इसलिए वो उसके पास आती है और उसे वो अंगूठी ले लेती है और सैंग उसे कुछ कह भी नहीं पाता है। सैंग को जब उस अंगूठी के बारे में याद आता है तब वो यूना के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अंगूठी वापस ला कर दो। लेकिन यूना उस अंगूठी को वापस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अंगूठी बहुत ही ज्यादा कीमती थी। इसलिए जब सैंग उसे अंगूठी के साथ उसे बुलाता है तब वो उसके पास आती है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो अंगूठी अपने साथ नहीं लाई है, वो भूल गई है। इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि जल्दी से उस अंगूठी को मेरे हवाले करो। ये सुनकर वो देने से मना कर देती है। तब सैंग अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। ये देखकर वो गुस्सा करती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है, लेकिन गार्ड्स डरते नहीं है। वो उसके हाथ से उसका पर्स छीन लेते हैं और उसे चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंगूठी नहीं मिलती है क्योंकि यूना ने पहले ही अंगूठी को अपने हाथ में छुपा लिया होता है। अब सैंग को जब वो अंगूठी नहीं मिलती है तो वो गुस्से में अपने स्टोर रूम में यूना को बंद करवा देता है, जहाँ पे जाने के बाद यूना बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि वो इस अंगूठी की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहा था, मैं इस अंगूठी को पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगी। दूसरी तरफ हम सैंग को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ होता है। तभी घर की नौकरानी सैंग के पास आती है और जलपरी का फोन उससे देती है और कहती है कि बहुत देर से इसमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। ऐसा कहते हुए फोन को देने के बाद वहाँ से चली जाती है। जब सैंग उसके फोन को चेक करता है तब वो देखता है कि उसके पास यूना की तरफ से भेजे गए काफी सारे ऐसे वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स होते हैं जो कि जलपरी और सैंग के रिश्ते को खराब कर रही थी। जैसे ही सैंग को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से यूना ने मिलकर उन दोनों की जिंदगी बर्बाद की है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही यूना उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही थी और वो जानबूझकर उसकी वाइफ को उससे दूर कर रही थी ताकि वो उसके पास रह सके। इधर यूना तो इतने ज्यादा गुस्सा में होती है कि वो उस रिंग को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसे ही चोट लग जाती है। दूसरी बात वो जैसे ही ट्राई करने वाली होती है तब यहाँ पे सैंग आ जाता है। सैंग को देखते ही यूना रिंग को छुपा लेती है। सैंग यहाँ पे आता है और फोन को दिखाते हुए उसे पूछता है कि बताओ तुम ये सब क्या कर रही थी, आखिर तुम कब से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। ये सुनकर यूना कहती है कि आखिर मैं तुम्हें किसी और को कैसे दे सकती हूँ जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब्रॉड से आने के बाद जब मुझे पता चला कि तुम किसी और के साथ हो और तुमने किसी से शादी कर ली है, मुझे बहुत ही ज्यादा जेलसी हुई। मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम दोनों को अलग करके रखूंगी क्योंकि ये मेरी जगह है और मुझसे मेरी कोई भी चीज मुझसे छीन नहीं सकता है। और मुझे ब्लेम करने के बारे में सोचो भी मत क्योंकि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। सैंग कहता है कि मुझे अपने आप के बारे में बताओ मत कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो या फिर नहीं करती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम मेरे साथ रहने की ढोंग कर रही हो। इसीलिए बस मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे से शादी करने की बात यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुम तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। लेकिन मैं इस सारी चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इतना तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे वो रिंग वापस कर दो क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पे आन भी आ जाता है और जैसे वो यूना को देखता है वो गुस्से में उसके पास आता है और उसे मारने लगता है। इस बात का फायदा उठाते हुए यूना उसे अपने पास खींच लेती है और उसके गले पे सीजर रखते हुए सैंग को धमकाने लगती है और कहती है कि अगर मैं वो रिंग तुम्हें दे देती हूँ तो बदले में तुम मुझसे क्या दोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर तुम अपना बच्चा मुझे दोगे। तुम डिसाइड करो कि तुम दोनों में से मुझे क्या देना चाहते हो। ये सुनकर सैंग कुछ भी नहीं कहता है। तब गुस्से में यूना आन को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सही समय पे सैंग सामने आता है और सही समय पे वो अपने बच्चे को बचा लेता है। ये देखकर यूना कहती है कि क्या तुम मुझसे कभी प्यार करते थे, तुम तो उस समय मेरे लिए पानी में भी कूद गए थे, तो आखिर तुम इस समय मुझसे इतने ज्यादा नफरत कैसे कर सकती हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। उस समय मैं तुम्हारे प्यार की वजह से समुद्र में नहीं कूदा था, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की थी और जब मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था तब वो गुस्से में मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारकर पानी में फेंक दिए थे। ये सुनकर यूना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि वो सैंग की वाइफ से नीचे हो गई है, इसलिए वो गुस्से में उस अंगूठी को स्टोर रूम की चीजों की तरफ फेंक देता है। ये देखकर सैंग अपने गार्ड से उसे पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे मेरे बेटे को जान से
मारने की कोशिश के जुर्म में इसे गिरफ्तार करवा देना। इसके बाद वो उस अंगूठी को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसे काफी समय लगता है, लेकिन फिर भी वो उस अंगूठी को ढूंढ लेता है। और फिर ये सभी वापस जलपरी के पास आते हैं, जहाँ पे आने के बाद जलपरी का भाई उस अंगूठी को उसके चोट पे रखता है। देखते ही देखते उसका चोट पूरी तरीके से भर जाता है और थोड़ी देर के अंदर जलपरी पूरी तरीके से ठीक होकर अपनी आंखें खोल देती है। ये देखकर तो उसका बेटा काफी खुश होता है और उसे बार बार माँ कह के बुलाने लगता है, लेकिन जलपरी कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन जैसे वो अपने भाई को देखती है वो उसे गले मिल जाती है और काफी खुश होती है। वो उसे बताती है कि वो कितनी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए वो समुद्र में वापस नहीं जा पा रही थी। फिर वो अपने भाई के साथ समुद्र में जाने की बात करती है। ये देखकर सैंग और उसका बेटा दोनों ही जलपरी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जलपरी अपने बेटे को समझाती है और बताती है कि वो इस दुनिया में नहीं रह सकती है। और फिर वो इन दोनों को यहीं पे छोड़कर अपने भाई के साथ समुद्र की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो दोनों के बारे में याद करती है, लेकिन वो अपने भाई को बताती नहीं है कि वो उन्हें याद कर रही है। और जैसे ये दोनों समुद्र के पास पहुंचते हैं, वैसे ये दोनों भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों जलपरी को रुकने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन जलपरी उन्हें बताती है कि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती है, इसलिए उसे जाना होगा। वो दोनों को दुखी मन से अलविदा कहती है और फिर वो अपने भाई के साथ समुद्र की तरफ जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब वो मैजिक करते हैं तब उनकी मैजिक काम नहीं करती है। ये देखकर वो अपनी बहन की तरफ देखता है और फिर वो पीछे पलटकर देखता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारी कुछ और भी यादें यहीं भी रह गई है, इसलिए तुम वापस नहीं जा पा रही हो। लगता है कि इन दोनों की यादों को भी खत्म करना होगा। यान को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊँ। और फिर वो काफी ज्यादा रोता है। वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जलपरी उसे समझाती है और अचानक से जलपरी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर आन अपने माँ को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता है और कहता है कि माँ आपको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आपकी तबीयत यहाँ भी खराब हो रही है। सैंग भी समझ जाता है और फिर वो उसे लास्ट टाइम खींचते हुए उसे गले से लगा लेता है। तीनों एक दूसरे के साथ काफी उदास होते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। फिर वो कुछ मैजिक करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय के बाद मैजिक होता है और वो समुद्र में जाते हुए गायब हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों को सारी बातें याद होती हैं। वो कहते हैं कि हमें तो सारी बातें याद है, हम उनके बारे में जानते हैं। ये सुनकर सैंग कहता है कि शायद वो चाहती है कि तुम उसे याद करो, इसीलिए उसने ये सारी चीजें खत्म नहीं की। और इसी सीन पे इस ड्रामे का देन हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।